चौंकाने वाला खुलासा। चीन की जनसंख्या घनी आबादी वाले कृषि भूमि वाले देश में केवल 800 मिलियन है, जो पर्याप्त नहीं हो सकती है और सूखा, बाढ़, कीट संक्रमण और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण सीरियल उत्पादन अक्सर कम हो जाता है। इससे चीनी लोगों का अकाल का डर विशेष रूप से मजबूत हो जाता है। वे 1 अरब से अधिक लोगों को खिलाने के लिए चीनी सरकार के आभारी हैं। वे अंधाधुंध रूप से काल्पनिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि सीसीपी के बिना घनी आबादी वाला देश जल्द ही अराजकता में डूब जाएगा। जब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन की स्थिति को अचानक चुनौती दी गई, तो लोगों को अचानक एहसास हुआ कि इस देश में नकली जनसंख्या डेटा भी है। क्या इस देश में कुछ भी नकली नहीं है? चीन की वास्तविक जनसंख्या क्या है? आइए इस कार्यक्रम में पता करें। चीन लंबे समय से नकली उत्पादों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसमें नकली सामान, नकली दवाएं और नकली भोजन शामिल हैं। हाल ही में ऐसे सबूत हैं जो संकेत देते हैं कि 1.4 अरब से अधिक लोगों का आंकड़ा भी मंगलंत है। 2024 की शुरुआत में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 2023 के अंत में देश की जनसंख्या कुल 1.49 अरब लोगों तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के अंत की तुलना में 2.8 मिलियन कम है। हाल के वर्षों में चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत ने पीछे छोड़ दिया है। हालांकि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले राष्ट्र होने के गौरव के साथ यह वैश्विक महाशक्ति अभी भी कई लाभों का आनंद लेती है। चीन के पास दुनिया भर के कारखानों के लिए आवश्यक अंतहीन श्रम शक्ति है। यह मध्यम वर्ग के उपभोक्ता समूहों की एक बड़ी संख्या के साथ विदेशी उद्यमियों के लिए एक विशाल बाजार को आकर्षित करता है, जो दूसरों के लिए ईर्ष्यापूर्ण है। विश्व बैंक के ऋणों के लिए आवेदन करते समय चीन को अपनी कम प्रति व्यक्ति आय के साथ आसानी से मंजूरी मिल जाती है। खासकर संघर्षों के दौरान एक बड़ी सैन्य शक्ति को जुटाना आसान हो जाता है, जिससे कई देश सावधान हो जाते हैं। इस शीर्षक को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सीसीपी के पास छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ हैं, इसलिए 80 मिलियन पीड़ितों सहित सीसीपी द्वारा मारे गए लोगों से नई मंगलंत कहानियों को बुनने की आवश्यकता है, जो 3 साल की प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भूख से मर गए, लालची छलांग आगे, कलाकार विरोधी आंदोलन, सांस्कृतिक क्रांति, फालुन गोंग चिकित्सकों का उत्पीड़न, शिनजियांग और तिब्बत में लोगों का दमन, या एक बच्चे की नीति के कारण मरने वाले सैकड़ों लाखों नवजात शिशु, क्या वे सभी इस जनसंख्या डेटा में शामिल हैं? चीन में 6 आपदाओं तक की आपदाएं हैं। लोग तांगशान में 40 साल पहले के भूकंप से लेकर 2008 में वुहान में भूकंप तक, 1975 में टाइफून नीना से लेकर उसी वर्ष बांसा हान्यान प्रांत में बांध ढहने की घटना तक, जेनों में बाढ़ और वर्तमान कोविड-19 महामारी तक सवाल पूछते रहेंगे। कोई आश्चर्य करता है कि चीन में कितने लोग मरे हैं। महामारी से 400 मिलियन लोग मरे हैं। चीन को दुनिया की सबसे घातक महामारी का मूल और सबसे गंभीर प्रकोप स्थल माना जाता है, जो 4 साल तक चला है, जबकि बीजिंग डेटा को छिपाने और महामारी पर जीत की घोषणा करने का प्रयास करता है। देश भर के अस्पताल अभी भी संक्रमित व्यक्तियों से भरे हुए हैं। शमशान 24/7 काम करते हैं और अभी भी सभी शवों का अंतिम संस्कार करने में 1 साल लगता है और ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम की तरह सामूहिक कब्रें फैलती हैं, जो शोक और मृत्यु के दृश्यों को दर्शाती हैं। 2022 की चौथी तिमाही से मृत्यु टोल को छिपाने के लिए चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अंतिम संस्कार किए गए शवों की संख्या जारी करना बंद कर दिया। 2022 की पहली 3 तिमाहियों के लिए प्रकाशित संख्या 1.7006 मिलियन लोग, 3,212 मिलियन लोग और 4,776 मिलियन लोग थे, जो प्रवृत्ति में तेजी से वृद्धि का संकेत देते हैं। जनवरी 2023 में मिंगू ओरेगॉन वेबसाइट पर महामारी से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या की जांच करने के लिए लेखक एलन ने चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अंतिम संस्कार सेवा उद्योग डेटा के आधार पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। शमशान अलग अलग समय की आवश्यकता होती है, जो प्रति शरीर 20 मिनट से लेकर 60 मिनट से अधिक तक होती है। विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उदाहरण के लिए प्रत्येक शमशान प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 2020 से 2022 तक मौतों की कुल संख्या लगभग 209 मिलियन होगी। यदि हम मानते हैं कि प्रत्येक शमशान 24 घंटे काम करता है, तो यह आंकड़ा लगभग 628 मिलियन हो जाएगा। संक्षेप में, कोविड-19 महामारी के 3 वर्षों के दौरान चीन में मौतों की संख्या इन गणनाओं के आधार पर 209 से 628 मिलियन तक हो सकती है। इस विश्लेषण की लंबाई और कार्यक्रम की समय सीमा के कारण हम दर्शकों के विश्लेषण के लिए टिप्पणियों में विस्तृत चर्चाओं को पिन करेंगे।
चीनी राजनीतिक टिप्पणीकार वांगी ने 19 जनवरी को एनटीडी टीवी को बताया कि महामारी के दौरान चीन में मौतों की भारी संख्या के कारण सीसीपी को इसे धीरे धीरे पचाने की आवश्यकता है, इसलिए वे केवल प्रत्येक वर्ष एक आंकड़ा रिपोर्ट करते हैं। ये दर्शाता है कि सालाना कितने मिलियन लोग मर गए। लोगों को उनके सोच ढांचे में मार्गदर्शन करने और बड़े पैमाने पर मृत्यु टोल को छिपाने के लिए। ताइवान के एक व्यापक अर्थशास्त्री वू जियालोंग ने भी एपोच टाइम्स को बताया कि सीसीपी से आंतरिक जनसांख्यिकीय जानकारी केवल 800 मिलियन से 1 बिलियन लोगों की आबादी दिखाती है, इसलिए वे धीरे धीरे घटते जनसंख्या डेटा की भरपाई कर रहे हैं। आध्यात्मिक अभ्यास फालुन गोंग के संस्थापक श्री ली हुंडी ने 26 डॉग को एपोच टाइम्स को बताया कि वायरस सीसीपी के साथ साथ उन लोगों के लिए निर्देशित है जो अंधाधुंध रूप से पार्टी का अनुसरण करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और इसके लिए अपना जीवन देते हैं। जनवरी में श्री ली ने कहा कि चीन में 400 मिलियन से अधिक लोग कोविड-19 से मर गए थे और पार्टी ने 3 साल से अधिक समय पहले इसके फैलने के बाद से महामारी की वास्तविक स्थिति को छिपा रही है। नमक की खपत पर जापानी अध्ययन का अनुमान है कि चीन की जनसंख्या घटकर 800 मिलियन हो गई है। दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय के एकेन बिजनेस स्कूल के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सीटीएन ने बहुमूल्य जानकारी साझा की। नमक की खपत के आधार पर जापानी शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पिछले 10 वर्षों में चीन की जनसंख्या में काफी कमी आई है, जो वर्तमान में लगभग 800 मिलियन है। डॉक्टर शिया चीन पर जापानी शोध की सावधानीपूर्वक और कठोर प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जो अपनी सटीकता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। वह एक उल्लेखनीय पिछली कहानी कहते हैं जब जापानी शोधकर्ताओं ने सितंबर 1959 में खोजे गए चीन के दाइंग तेल क्षेत्र का अध्ययन किया। दाइंग चीन का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है और दुनिया के शीर्ष 10 में से एक है। दाइंग के स्थान, भंडार और निष्कर्षण दरों के अध्ययन के दौरान जापानी लोगों ने वांग जिनशी की तस्वीरें भी इस्तेमाल की, जिन्हें उस समय सीसीपी समाचार पत्रों में प्रकाशित आयरन मैन के रूप में भी जाना जाता था। तेल क्षेत्र के बारे में जानकारी सीसीपी द्वारा सख्ती से वर्गीकृत की गई थी। हालांकि श्री वांग जेनी के कोट की छवि के आधार पर जापानी लोगों ने अनुमान लगाया कि तेल क्षेत्र उच्च ठंडे तापमान वाले क्षेत्र में स्थित था। वार्षिक उत्पादन और उपकरण कोड का अनुमान लगाने के लिए तेल उत्पादन उपकरणों की छवियों का उपयोग करते हुए उन्होंने उच्च ऊंचाई पर ड्रिलिंग और तेल उत्पादन के लिए उपयुक्त उपकरणों पर शोध किया। नतीजतन बाद की बोली प्रक्रियाओं में जापानी उपकरण पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों और चीन की मांगों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करने के लिए बोली जीत गए। इस विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को लागू करते हुए चीन की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए नमक की खपत का उपयोग पूरी तरह से अतार्किक नहीं लगता है। हालांकि टेबल नमक के उत्पादन और व्यवसाय से संबंधित आंकड़े आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। सवाल यह है कि क्या व्यक्तिगत नमक की खपत अपने आप में एक निश्चित और अपरिवर्तनीय संख्या है। 2019 में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें पता चला कि पिछले 40 वर्षों से चीनी लोगों की नमक की खपत विश्व स्तर पर सबसे अधिक रही है। चीन में प्रत्येक वयस्क प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक नमक का सेवन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पोषण संगठन द्वारा अनुशंसित मात्रा से अधिक है। 1980 के दशक में चीनी नमक की खपत 12.8 ग्राम प्रतिदिन जितनी अधिक थी। कुल नमक की खपत में कमी का अनुमान लगाकर घटती जनसंख्या का अनुमान लगाने में तर्क में अंतराल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी लोग धीरे धीरे अपनी स्वाद वरीयताओं को बदल रहे हैं। हालांकि नमक के उपयोग के आंकड़ों से परे जनसंख्या परिवर्तनों का अनुमान लगाने और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगाने के लिए अन्य उपयुक्त उपभोग्य वस्तुएं ढूंढना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यह अक्सर कहा जाता है कि हर दिन जब गृहिणियां अपने काम शुरू करती हैं तो 7 आवश्यक वस्तुएं होती हैं: जलाऊ लकड़ी, चावल, तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका और चाय। कोयला, गैस या बिजली जैसे ईंधन के आधार पर खपत का अनुमान लगाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या की ऊर्जा खपत संरचना कोयले से गैस या बिजली में बदल जाती है। चावल या सफेद आटे से खपत का अनुमान लगाने का प्रयास करना भी अविश्वसनीय है, क्योंकि आजकल लोग अधिक मांस और कम स्टार्च का सेवन करते हैं। जलाऊ लकड़ी, सोया सॉस, चाय आदि जैसे उपभोग्य वस्तुओं से अनुमान लगाना भी अव्यावहारिक है, क्योंकि मानव जीवन शैली में काफी बदलाव आया है। इसलिए अंत में ऐसा लगता है कि नमक अपने पूर्वोक्त कमियों के बावजूद एक अधिक विश्वसनीय मीट्रिक है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित लगभग 800 मिलियन चीनी लोगों का आंकड़ा पूरी तरह से निराधार नहीं लगता है। अन्य अटकलों के बारे में क्या? सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय से नागरिकों के पहचान पत्रों की संख्या इंगित करती है कि चीन में अब केवल 960 मिलियन लोग हैं।
दिसंबर 2021 में श्री यी फुसेंग, एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकीविद, ने अनुमान लगाया कि 2020 में चीन की जनसंख्या लगभग 1.28 बिलियन थी, न कि 1.41 बिलियन जैसा कि चीनी सरकार ने जून 2022 के अंत में घोषित किया था। शंघाई सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के राष्ट्रीय व्यक्तिगत सूचना डेटाबेस को चीन डैन नामक एक हैकर द्वारा हैक किया गया था। इसके बाद इस हैकर ने ब्रीच फोरम के ऑनलाइन फोरम पर 970 मिलियन चीनी लोगों के व्यक्तिगत डेटा को बेचने की पेशकश की। इस डेटा में नाम, जन्म तिथि, पते, फोटो, फोन नंबर, पहचान दस्तावेज आदि जैसी जानकारी शामिल थी। 2021 में चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आंतरिक डेटा से पता चला कि देश में केवल लगभग 780 मिलियन नागरिकों के पहचान पत्र थे। 2020 में चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना अग्रणी समूह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के अनुसार चीन में 16 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या लगभग 81% थी। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के लोगों को कार्ड के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि 16 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के पास नागरिक पहचान पत्र होना चाहिए। यह मानते हुए कि 16 वर्ष से कम आयु के लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं है, इस अनुपात के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे देश की कुल जनसंख्या 960 मिलियन है। 780 मिलियन लेकर और इसे 81% से विभाजित करने पर एक आंकड़ा जो शंघाई नगरपालिका सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो 900 मिलियन यात्राओं से लीक हुए जनसंख्या डेटा के साथ काफी सटीक रूप से मेल खाता है। 2023 के चंद्र नववर्ष के दौरान गायब हो गया, वे कहां गए? वसंत प्रवासन चीनी चंद्र नववर्ष के दौरान अपने गृहनगर में बड़े पैमाने पर प्रवासन को संदर्भित करता है, जो चीन में 40 दिनों तक चलने वाली अत्यधिक उच्च यात्रा मात्रा की अवधि है। 2019 के अंत में कोविड के प्रकोप के बाद से चंद्र नववर्ष महोत्सव के दौरान 2023 पहला वर्ष है जब चीनी सरकार ने सभी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध हटा दिए हैं। मार्च 2023 में चीनी परिवहन मंत्रालय ने घोषणा की कि 2023 के वसंत प्रवासन के दौरान 4.7 और 33 बिलियन यात्राएं हुई। 2019 के वसंत प्रवासन के दौरान यात्रा की मात्रा 5,657 बिलियन यात्राएं थी। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 के चंद्र नववर्ष के दौरान यात्राओं की संख्या 2019 की तुलना में 924 मिलियन कम हो गई। सुश्री जान चांगमिंग ने 6 मार्च को एपोच टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि यह गिरावट एक मजबूत संकेतक है कि चीन की जनसंख्या में काफी कमी आई है। हर कोई अपने परिवारों के साथ चंद्र नववर्ष मनाने के लिए उत्सुक था, खासकर 3 साल के सख्त शून्य कोविड लॉकडाउन और नियंत्रण के बाद। इसलिए वसंत प्रवासन के 40 दिनों के भीतर, यहां तक कि एक गंभीर महामारी के दौरान, लोगों के यात्रा न करने का विकल्प चुनने की संभावना बेहद कम थी। 2019 में प्रकाशित वसंत प्रवासन डेटा के आधार पर श्री जांग ने गणना की कि चंद्र नववर्ष से पहले और बाद के 40 दिनों के दौरान चीन में प्रति व्यक्ति यात्राओं की औसत संख्या 2.4 गुना थी। ये औसत आंकड़ा 2019 में प्रकाशित यात्राओं की कुल संख्या को विभाजित करके गणना की गई थी, जो 2.98 बिलियन है, जो 2018 के अंत में प्रकाशित 64 वर्ष से कम आयु की राष्ट्रीय जनसंख्या से 1.23 बिलियन है। गणना ने उस समय उचित सामाजिक व्यवहारों को ध्यान में रखा और वस्तुनिष्ठ रूप से कम यात्रा दरों वाले व्यक्तियों को बाहर रखा। उनका मानना है कि प्रति व्यक्ति 2.4 गुना की औसत यात्रा आवृत्ति के आधार पर 2023 के चंद्र नववर्ष के दौरान 924 मिलियन यात्राओं की कमी से संकेत मिलता है कि 2019 से 2023 तक चीन की जनसंख्या में 385 मिलियन लोगों तक की कमी आई होगी। 924 मिलियन को 2.4 से विभाजित किया गया है। आमतौर पर जनसंख्या में परिवर्तन में लंबा समय लगता है। यदि जनसंख्या में केवल 3 से 4 वर्षों में काफी कमी आती है, तो इसका अधिकांश कारण अचानक घटनाएं हैं और 2019 से 2023 तक अचानक घटना कोविड-19 महामारी का प्रकोप है, उसने कहा। हालांकि चीनी सरकार ने मौतों की संख्या पर वास्तविक डेटा को छिपा दिया है, ये डेटा धीरे धीरे वास्तविकता में परिलक्षित हो रहा है। जनसंख्या में गिरावट से कपड़ों, भोजन, आवास और परिवहन जैसे सभी पहलुओं सहित बाजार की मांग कम हो जाएगी। 2023 के चंद्र नववर्ष के दौरान यात्रा के आंकड़े एक सुराग हैं। जनसंख्या वृद्धि लगातार नकारात्मक है। 17 जनवरी 2024 को चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 2023 में जन्मों की संख्या 9.2 मिलियन थी, जिसमें 6.39% की जन्म दर थी, कि 2019 में मृत्यु संख्या 12,282 983 लोग थे। मौतों की संख्या 11.1 मिलियन थी,
जिसमें 7.87% जीरो की मृत्यु दर थी। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर NE 1.48% जीरो थी। 1980 से 2015 तक चीनी सरकार द्वारा लागू की गई सख्त एक बच्चे की नीति और इस अवधि के दौरान तेजी से शहरीकरण के कारण चीन की जन्म दर में दशकों में तेजी से गिरावट आई है, जो उनके आर्थिक उछाल के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया के समान है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में चला गया और शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत अधिक हो गई। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक जनसांख्यिकीविद यूंजो ने रॉयटर्स को बताया कि जैसा कि हमने कम जन्म दर वाले अन्य देशों में कई बार देखा है, घटती जन्म दर को उलटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चीन ने 2016 में अपनी एक बच्चे की नीति में ढील दी, जिससे परिवारों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिली। 2021 तक उन्होंने परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देने के लिए इसे और ढीला कर दिया, ताकि बच्चे के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। चीनी सरकार ने जोड़ों और छोटे परिवारों के लिए नकद भत्ते, कर कटौती और यहां तक कि घर की खरीद पर छूट जैसे प्रोत्साहन की एक श्रृंखला जारी की। हालांकि यह नीति एक मौलिक वास्तविकता को नहीं बदल सकती है। चीन में कई युवा लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। कम आय और अनिश्चित नौकरियों के अलावा जीवन यापन की लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। जनसांख्यिकीविद चीन में प्रजनन क्षमताओं में बाधा डालने के लिए लिंग भेदभाव और अन्य कारकों को भी दोषी ठहराते हैं। विवाह को प्रजनन क्षमता का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है, क्योंकि अधिकांश एकल महिलाओं को बाल पालन सब्सिडी नहीं मिलती है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी, जो 3 साल से अधिक समय से चल रही है, ने चीन की कम जन्म दर को और बढ़ा दिया है। 2022 में चीन की औसत आयु 39 वर्ष तक पहुंच गई, जो अमेरिका की 38.1 वर्ष की सीमा को पार कर गई, जबकि भारत की औसत आयु केवल 28.2 वर्ष है, जो चीन से 10 वर्ष कम है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के दीर्घकालिक अनुमान बताते हैं कि 2050 तक चीन की जनसंख्या में 109 मिलियन लोगों की कमी आएगी, जो 2019 में पूर्वानुमान से 3 गुना अधिक है। अनुमान है कि 2035 तक चीन में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 400 मिलियन से अधिक हो जाएगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है। इससे चीन की सेवानिवृत्ति प्रणाली के संसाधन समाप्त हो सकते हैं। जनसंख्या डेटा किसी भी देश में आंतरिक मामलों और राष्ट्र की ताकत के बारे में मूल जानकारी है। दुनिया भर के किसी भी देश में जनसंख्या जनगणना में धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं है। केवल CCP के शासन के तहत चीन में जनसंख्या डेटा विश्वसनीय नहीं है, लेकिन अगर चीनी सरकार वास्तव में जनसंख्या के आंकड़ों को सटीक रूप से निर्धारित करना चाहती है, तो क्या वे इसे प्राप्त कर सकते हैं? यह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या सर्वेक्षण एक स्वतंत्र, ईमानदार और राष्ट्रव्यापी संगठन द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए और किसी भी स्तर पर सरकारी बाधाओं के अधीन नहीं होना चाहिए। तभी सटीक आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि चीन में ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय से स्थानीय स्तर तक अपने स्वयं के हितों और पदों से प्रेरित होकर कोई भी सरकारी प्राधिकरण गलत तरीके से रिपोर्ट करेगा, कम रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट नहीं करेगा और विभिन्न क्षेत्रों से जनसंख्या डेटा को छिपाएगा। यही कारण है कि हम CCP से एक दिन सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और हम केवल अच्छी तरह से स्थापित संदेहों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। पहले लोग जीवन की नाजुकता पर विलाप करते थे, इस पर जोर देते हुए कि इसे संजोने की आवश्यकता है। हालांकि CCP के वर्तमान शासन में चीनी नागरिकों की मौतों के बारे में एक सांख्यिकीय आंकड़ा भी उनके लिए चिंता का विषय नहीं है और वे इसे रिकॉर्ड करने की जहमत नहीं उठाते हैं। कई लोग चीनी लोगों के दयनीय भाग्य पर विलाप करते हैं, क्योंकि CCP अपने नागरिकों को वस्तुओं के रूप में मानता है, अधिशेष होने पर उन्हें त्याग देता है और कमी होने पर क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता है। जीवन के सम्मानजनक सम्मान को बिना दया के निर्दयता से रौंद दिया गया है। हम आज के विषय पर आपके विचारों और राय को महत्व देते हैं, इसलिए नीचे दिए गए अनुभाग में एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें और चर्चा में शामिल हों। यदि आप चीन में रहस्य से अधिक मनोरम विषयों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो उस लाइक बटन को दबाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। अधिक दिलचस्प सामग्री के लिए बने रहें। ट्यून करने के लिए धन्यवाद।